जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12। और आप सब जो है बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव लाइए, तो आप सबके लिए फाइनली आज जो है ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। और ये जो है सेट 2 है प्यारे बच्चों। और अभी तक आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। और आज का जो सेट 2 है प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 जो है MVBA लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% या 95% लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इन्हीं क्रैश कोर्स में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को तो ऑल 100% कर लीजिएगा। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हाई लिख के भेजिएगा, इसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमारा बहुत ही अच्छे से आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। जब तक इन सभी प्रश्नों को अगर आप कॉपी में लिखते नहीं है और जब तक आप 2-3 बार अगर पढ़ते नहीं है तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। और आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 10 का 10 सेट आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक याद करना पड़ेगा और कॉपी में लिखना होगा, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। तब आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा आप आके वहां पर क्या कर सकते हैं, लिख पाइएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये सेट 2 है। और अभी तक आपने सेट 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर लिखा होगा ज्योग्राफी क्रैश कोर्स सब्जेक्टिव लिंक, वहां पर क्लिक करके आप कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न को देखिए अच्छे से। कलर हो सके तो हम रेड कर लेते, क्या रेड कलर बेस्ट होगा अभी। चलिए यहाँ पर देखिए 1 नंबर में क्या कर रहा है कि भारतीय रेलवे की समस्याओं को लिखे। देखिए भारत में जो है प्यारे बच्चों, रेल के माध्यम में बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अगर विदेशों के जो रेलवे है उन सब में बहुत ही कम समस्या है, जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, उन सब जगह पर क्या है, रेलवे की समस्या बहुत ही कम है। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा समस्या है। तो उत्तर में देखिए, क्षेत्र के भारतीय रेलवे की समस्याओं निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। मतलब कि अनेक क्षेत्रों में भारतीय रेलवे की क्या है, समस्या अनेक अनेक प्रकार की होती है। जैसे अगर आप देखिएगा बिहार में, जैसे अगर देखा जाए तो कोई भी स्टूडेंट अपने कॉलेज जाता है या मान लीजिए वो कोचिंग में मतलब कॉलेज ही जाता है, तो वो क्या करता है, बिना टिकट की यात्रा कर लेते हैं। उसे क्या लगता है कि कोई पकड़ेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, अगर वहीं पर टीटी रहेगा, टिकट काटने वाला मतलब चेक करने वाला, तो क्या होगा, सभी के सभी टिकट कटा के जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। मानित रहित समपार, ठीक है, ऑप्शन ये 2 हो गया। तीसरा पॉइंट में आप लिखिएगा समय पर परिचालन न होना। मतलब कि आपको टाइम दिया जाता है कि 10 बजे आपको यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आ कितना बज रहे हैं, 10:30 पर। तो क्या ये समय पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, जिसके कारण क्या है, बहुत आदमी टिकट भी नहीं कटाते हैं। लोकल की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस में भी कभी कभी होता है। यात्री सुरक्षा का अभाव फील करता है। जैसे अगर स्टेशन पर बैठते हैं तो उसके पास सोना वगैरह रहता है या बैग में कर सकते हैं पैसा वगैरह रहता है, तो उसको क्या लगता है कि अभाव फील करते हैं, किसका, सुरक्षा का। ये हो गया। 5वां पॉइंट आप लिख सकते हैं सुरक्षित यात्रा का अभाव। मतलब वो सुरक्षित जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, वो भी उसका कोई ठिकाना नहीं है। ट्रेन में क्या कोई घींच लेगा नहीं घींच लेगा, तो ये सबको नहीं देखा जाता है। तो भारतीय रेलवे में कुछ इस प्रकार की ये सब समस्या है, जरूर आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सामूहिक कृषि क्या है। सामूहिक कृषि क्या है, आपको लग रहा हो कि बोलने से ही लग रहा होगा कि इसमें एक आदमी तो कृषि नहीं करता होगा, इसमें कितना आदमी करता होगा, कम से कम 2 आदमी 3 आदमी करता होगा, तो हम उसे हम क्या कहेंगे, सामूहिक कृषि कहते हैं। जैसे उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि वैसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपनी भूमि या पशु श्रम को मिलाकर साथ मिलजुल कर खेती करते हैं, उसे हम सामूहिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती साम्यवादी देशों में प्रचलित है, जैसे सोवियत संघ में कह सकते हैं, किसको, सोवियत संघ में ये प्रचलित है। अब चलिए हम आपको समझाते हैं, उसके बाद आपको बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सामूहिक कृषि क्या है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। तो सामूहिक कृषि में अगर आप देखिए तो किसान भी रहता है, भूमि भी रहता है, और पशु जैसे गाय बैल के साथ ज्यादा खासकर होता है, और श्रम व्यक्ति,
उन सभी को मिलाकर एक खेती किया जाता है। क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? सामूहिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती जो है साम्यवादी देशों में होती है। जोन जोन साम्यवादी देश है उन जगहों पर क्या होता है? ये खेती होता है। और सामूहिक आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए, निजी भी खेती होता है। निजी खेती में कौन होता है? पूंजीपति लोग करवाते हैं, राइट। ये भी आप याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने 3 नंबर प्रश्न जो है पैराचू कह सकते हैं एमवीवीआई। क्या है? एमवीवीआई। स्टार मार्क लगा लीजिए इस प्रश्न को। क्या है? स्टार मार्क लगा लीजिएगा। कह रहा है कि भारत में घटते जल संसाधन के कारकों को लिखे। देखिए, भारत में जल अगर घट रहा है, देखिए कोई कोई ऐसा जगह है जहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पाता है। जैसे कि मेरे यहाँ पर हाल फिलहाल में ही क्या हुआ था, गर्मी के मौसम में कल सूख गया था पैर बच्चों। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन क्या हुआ था, कल सूख गया था, ठीक है। बहुत ऐसा जगह है जहां पर नहीं भी सूखा था, लेकिन बहुत ऐसे जगह है जहां पर पानी जो है कल से दे ही नहीं रहा था। चापाकल जानते हैं ना, उससे नहीं दे रहा था, ठीक है। तो उत्तर में हम समझते हैं भारत में जल संसाधन घटने का निम्नलिखित कारण है। सबसे पहले जनसंख्या में वृद्धि। जैसे मान लीजिए पहले जो जनसंख्या थी 100 थी, लेकिन वही जनसंख्या अब 1000 हो गई है। तो क्या ये हजारों आदमी पानी पिएगा? 100 आदमी तो पहले पी रहा था, लेकिन अब कितना आदमी पी रहा है? 1000 आदमी। जनसंख्या में जब वृद्धि होगा तो पानी भी ज्यादा खपत होगा। तो पहला पॉइंट आपको यह मिल गया। तीव्र औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या है? बड़ा बड़ा कंपनी सबका कारखाना वगैरह खोल रहा है, ठीक है। शहरीकरण का विस्तार। देखिए, अब देखिए पहले गांव रहता था पहले, अब लेकिन क्या है, शहर शहर जैसा हो गया। वहां पर क्या कहता है, फोन करता है भाई पानी पहुंचा दे, तो पानी पहुंचा देता है। तो लोकल आदमी को क्या होता है, पानी की सुविधा कम पहुंच पाता है, ठीक है, राइट। जलवायु परिवर्तन। इसमें क्या है, मौसम वगैरह में पानी मतलब बारिश वगैरह नहीं होता है, जिसके कारण कह सकते हैं क्या कि पानी के घटने के कारण है। पांचवा पॉइंट है कि जल का दुरुपयोग। दुरुपयोग का अर्थ क्या होता है कि जैसे आप एक डोल पानी में, एक बाल्टी पानी में आप निहा पाते हैं, लेकिन उसी पानी को आप क्या करते हैं, 3 बाल्टी में निहाते हैं। 1 2 3। ये क्या हो रहा है, पानी का क्या कर रहे हैं हम, दुरुपयोग कर रहे हैं। वही अगर आप दिल्ली मुंबई में जाके अगर देखिएगा तो वहां पर पानी का बहुत ही अच्छा खासा उपयोग किया जाता है, खाली फैक्ट्री को छोड़कर। कुछ ही क्षेत्रों में जो है उसको बर्बाद किया जाता है, ठीक है। प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसे याद कर लिए होंगे। आगे चलिए, हम बार बार बोल रहे हैं, जब तक आप अपने कॉपी में लिखिएगा नहीं, हमारे समझाने से तो समझ में आएगा, लेकिन एक वक्त के लिए आएगा। लेकिन वही अगर आप कॉपी में लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो हम 100% बताएंगे कि आप जन्मों जन्म, ये कहे ना, साथ जिएंगे हम जन्मों जन्म तक, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर क्या है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में आना जाना, ठीक है। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राज्यीय मतलब क्या होता है, जैसे बिहार से झारखंड जाना, झारखंड से यूपी जाना, यूपी से बिहार आना, ये क्या होगा, अंतर्राज्यीय हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय में समझ गए होंगे कि एक देश से दूसरे देश, जैसे भारत से अमेरिका जाना, अमेरिका से जापान जाना, जापान से सऊदी अरब, इन सब देशों में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है। ये तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना, बिल्कुल। उत्तर में देखिए, एक देश से दूसरे देश में जाने वाले को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। नहीं बोले हैं कि भारत से अगर हम अमेरिका जाते हैं या अमेरिका से भारत आता है तो वो क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाते हैं। और अंतर्राज्यीय प्रवास उसे कहते हैं जिसमें एक ही देश के अंदर, जैसे भारत के ही अंदर क्या है, भारत के 28 राज्य है, और 28 राज्य में से किसी एक में, जैसे ये बिहार हो गया पैरों से, क्या हो गया, बिहार हो गया, और ये आपके मान लीजिए झारखंड हो गया, राइट। तो एक ही राज्य में एक ही शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव में होने वाला प्रवास अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है, ठीक है। ये कि बिहार से झारखंड जाना, झारखंड से बिहार आना, तो ये क्या कहलाता है, अंतर्राज्यीय कहलाता है। या एक गांव से लेकर दूसरे गांव में जाना भी क्या कहलाता है, अंतर्राज्यीय में कह सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजीली हम आपको समझा भी दिए होंगे, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 5 नंबर में क्या है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एमवीवीआई, क्योंकि वायु प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण जो है ना, आपके ज्योग्राफी में 100% पूछने का ज्यादा चांस रहता है। क्या रहता है, बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो उत्तर में लिखिएगा कि वायु प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित है। क्या है प्यारे बच्चों, वायु प्रदूषण के जो स्रोत है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले जो पॉइंट, पहला पॉइंट दिया है, कल कारखानों के चिमनी से निकलने वाला धुआं। आप देखते होंगे जैसे ईंटा पकाने वाला होता है ना, ईंटा पकाने वाला आप देखे होंगे गांव में, बचपन में, इतना कोई बुढ़ा नहीं गए कि आपको नहीं याद हो, या इतना भी टाउन जगह से नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा बचा गया था इसके कारण थोड़ा सा रुके हैं।
और यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा क्या चीज का, ईटा पकाने वाला। हम सबको वो कहते थे, हम सबको पहले बचपन में ना डराया जाता था कि अगर एक बार जेबे ना तो तरक्की करते हुए झोंक देते हुए तरह जला देते हो, मतलब कि बचपन में इतना इतना अफवाह फैला देता था। आप भी सुने होंगे, मुझे उम्मीद है, खैर आपको पता नहीं या होगा अलग बात है। दूसरा पॉइंट में क्या है पैराचो, मोटर कार से सलेंसर से निकलने वाला धुआं। आप देखते होंगे बड़े बड़े कार है, जैसे हो गया मोटरसाइकिल, हो गया चार चक्का, हो गया जो भी आप गाड़ी देखते हैं, उनके सलेंसर से जो निकलता है धुआं, वो क्या है, प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है कि नहीं है। जिसके कारण क्या है, सीएनजी गैस, सीएन जो क्या कहते हैं, एक गाड़ी चला है सीएनजी, शायद उसी का नाम या कुछ है नाम, वो चलाया जा रहा है टेम्पल, जिसके कारण क्या हो रहा है, अब मतलब प्रदूषण को रोका जा रहा है धीरे धीरे। पटना में पूरी तरह से वही चलता है, ठीक है। कीटनाशक हवा, जैसे कोई आपने कोई चीज में जला दिया है तो उसके माध्यम से जो धुआं निकलता है, पहले जो हवा निकलता है, वो क्या होता है, पर्यावरण में फैलता है, और जिसके कारण क्या होता है, प्रदूषण फैल जाता है। और चूल्हा का धुआं आप देखते होंगे पहले जमाने में, जैसे आप कह सकते हैं 5 साल 6 साल पहले, या अभी के भी समय में ऐसा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या किया जाता है, आग लगा के पत्ता से, पेड़ के पौधा देखते हैं ना, आम के पत्ता हो गया, या जो भी चीज के पत्ता देखते होंगे, उसे जला के खाना बनाया जाता है। उससे भी क्या होता है, धुआं निकलता है, तो ये भी प्रदूषण के स्रोत में माना जाता है। तेज हवा के कारण धूल उड़ना, आप देखते हैं सड़क जैसे बना हुआ है, सड़क पे बहुत सारे धुआं हुआ है, सॉरी धूल है, और जब हवा आएगा तो क्या होगा, ये धूल को क्या करेगा, साफ करते हो जाएगा। तो ये धूल कहाँ मिलेगा, वायु प्रदूषण में, वायु में ही नहीं मिलेगा। ये भी क्या होता है, ठीक है, प्रदूषण फैल जाता है। पांचवा प्रश्न भी आपको खैर अच्छे से समझ में आ गया होगा। पांचवा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए MVVI है, जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है कि ऊर्जा के नवीकृत या अनवीकृत साधनों में अंतर दे। तो उत्तर में लिखना है कि ऊर्जा का वैसा साधन जिसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद उसे पुनः प्रयोग में लाया जा सके, उसे हम नवीकृत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद उसे पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज का हम यूज कर लिए हैं, फिर से हम उसे यूज कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, नवीकृत कहलाता है ऊर्जा। जैसे आपने पानी पिया, ठीक है, और आपके जो मूत्राशय से आपने किया, जो आप कहते हैं 5 मिनट कर दीजिए जो भी, और वो आप करते हैं उसको रिसाइकल करके क्या किया जाता है, उसे आप जो पानी में फिर बदल परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर एरोप्लेन में शायद हम उसमें देखे हैं, उसमें बताया जाता है थोड़ा मोड़ा, उसमें जो क्या किया जाता है, कोई व्यक्ति अगर जाता है टॉयलेट वगैरह 5 मिनट जाते हैं, तो उसी पानी को रिसाइकिल करके क्या किया जाता है, बर्फ वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। जिसमें जल ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया आदि, ये सब क्या आते हैं, नवीनकृत में आते हैं, ठीक है। और ऊर्जा के वे स्रोत जिसे एक बार प्रयोग के बाद पुनः प्रयोग में ना लाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकृत ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, ताप हो गया, पैराचूट ताप आप 100% अच्छे से याद रखिएगा। कोयला हो गया, पेट्रोलियम देखते होंगे आप, मट्टी तेल, मिट्टी तेल जानते हैं ना, वो क्या होगा, पूरी तरह से खत्म हो गया, क्लियर से मान सकते हैं धीरे धीरे हम। राइट, छठा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो कह सकते हैं ये MVVI प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्या है, MVVI प्रश्न है, जरूर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि जीवन निर्वाह कृषि क्या है, या स्थानांतरण कृषि क्या है, या झूम की खेती क्या है। 3 प्रश्न आपको यहाँ से बन रहा है प्यारे बच्चों। 3 में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा कि झूम की खेती से आप क्या समझते हैं, या स्थानांतरण कृषि से आप क्या समझते हैं, या जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर अगर आप इस प्रकार देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उत्तर में देखिए क्या कर रहा है कि कृषि की वैसी प्रणाली जिसमें झाड़ियों और पेड़ों को काटकर उसे जलाया जाता है तथा उसके राख में मिट्टी को मिलाकर खेती की जाती है, और जब इस भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है तो दूसरे क्षेत्र में इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसे हम झूम की खेती, स्थानांतरण कृषि, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। चलिए अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे आपने 4 दोस्त मिलकर क्या किया प्यारे बच्चों, 4 दोस्त मिलकर गोवा गए, ठीक है, गोवा गए, और गोवा से मन भर गया। क्या हुआ, गोवा से मन भर गया, तो आप कहाँ जाना पसंद करें, मनाली जाएंगे और भी दूसरे जगह जाएंगे। तो उसी प्रकार के जो पहले के जो लोग थे, वो क्या करते थे, यहाँ पर जैसे ये जंगल हो गया, वो जंगल को काट देते थे, बढ़िया से काट देते थे, और उसमें जला देते थे उसको, और फिर उसके राख में कह सकते हैं कोई अच्छा सा बीज वगैरह मिलाकर, और उसमें उत्पादन करते थे। जब उत्पादन करने के बाद उसकी प्रक्रिया समाप्त होने लगती थी, तो फिर वही प्रक्रिया जो है दूसरे जगह पर अपनाने लगते थे, जिसे हम कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि, या स्थानांतरित कृषि, या झूम की खेती कहते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना।
चलिए, अगर जिस बच्चे को अगर आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी अगर आप मेरे तरफ से 0% भी नहीं कर सकते हैं, 1% भी आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप एक बार क्या कीजिए, छोटा सा लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। क्या कीजिए, एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। अगर आपको 0% में नहीं तो 1% अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज एक बार क्या कीजिए, आप सब लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि शुष्क कृषि क्या है। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे हम उस क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को हम शुष्क कृषि कहते हैं। ठीक है, ये ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए। 9 नंबर आपके लिए VBI हो सकता है, क्योंकि ये क्या चीज से है, जनगणना के अनुसार से है, जनसंख्या के अनुसार से कह सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि 2011 के अनुसार भारत के संघनात्मक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले बिहार जो है 1106 पैर बचे, कितना है 1106। उसके बाद पश्चिम बंगाल जो कि 1028, उसका 13 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है। 4 ही का पूछ रहा है, तो 4 का ही ज्यादा से ज्यादा आपको 4 का देना है। ठीक है, 4 से 5 दे दीजिएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न भी आपके लिए VBI है कि चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें। चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करना है, तो 10 नंबर प्रश्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैरोचो। तो उत्तर में देखिए क्या लिखेगा कि चिकित्सा का अर्थ, सॉरी चिकित्सा अर्थात इलाज, जो व्यक्ति अपने बीमारी के इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्यटन क्या होता है। ये जो पर्यटन देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ट्रेवल करना होता है। क्या होता है, ट्रेवल करना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना। और चिकित्सा मतलब क्या होता है, इलाज करवाना, जैसे कोई बीमारी वगैरह हो गया तो उसका इलाज करवाना। तो सीधी तौर पे अगर आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर में या किसी के भी शरीर में कोई इसी तरह का बीमारी हो जाता है, किसी तरह का बीमारी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं घूम के, कहीं ना कहीं जाकर, कहीं ना कहीं जाकर क्या कर सकते हैं, वो अपने इलाज को अच्छा कर सकता है, इलाज अच्छा से अच्छा करवा सकता है। ठीक है, तो चिकित्सा पर्यटन में यही होता है, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक गांव से दूसरे गांव, यही आपको चिकित्सा पर्यटन में आते हैं। ठीक है, 11 नंबर में देखिए क्या करें कि खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं। खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखिएगा कि वह उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर रहता है। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कि वह उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर रहता है। खनिज मतलब समझते हैं ना, जैसे आप समझ आगे चलेगा, जैसे लोहा वगैरह हो गया, वो उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, कोयला उद्योग हो गया, पेट्रोलियम उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, ये होता है खनिज आधारित, जिसे हम कच्चा माल के नाम से भी जानते हैं। फिर उसको क्या कहता है, द्वितीय क्रियाकलाप में उसको अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तृतीय क्रियाकलाप में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए 12 नंबर में क्या कर रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के 4 फसलों के नाम लिखना है। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि विस्तृत वाणिज्य आज के उदाहरण इस प्रकार है, मतलब कि जो है ना 4 इसका अनाज जो उदाहरण है वो इस प्रकार है। चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, रागी है, आप मूंगफली भी ले सकते हैं, मूंगफली भी होगा ना, ये सब आप, हाँ मूंगफली भी आपका हो जाएगा। 4-5 आपको ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेते हैं कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के 4 फसलों के नाम बताइए। आप क्या बताइएगा, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, रागी, मूंगफली, और भी जो आपको लगे वो आप याद करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 13 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भूगोल से आप क्या समझते हैं। खैर ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, पूछा गया है कि भूगोल से आप क्या समझते हैं, भूगोल के पिता कौन है, फलना चला, ये सब पूछते ही रहता है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है प्यारे बच्चों, 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। जिसका अर्थ होता है, भू का अर्थ होता है भूमि, और गोल का अर्थ होता है गोल ही होता है, गोल का अर्थ ही गोल ही होता है। ठीक है, अर्थात वैसा विषय जो भूमि के बारे में बतलाती है उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ये सीधा तौर पे आंसर हो गया। ठीक है, क्या कर सकते हैं, वैसे वैसे विषय या वैसे सब्जेक्ट, हाँ वैसे विषय जो पर्यावरण, भूमि के बारे में हमें अच्छे से बतलाती है उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। छोटा सा पॉइंट है, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। राइट, 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दामोदर बेसिन के 4 कोयला क्षेत्र का नाम बताइए। या आपके 100% आप याद कर लीजिए तो कर लीजिए, कोयला क्षेत्र के नाम बोल रहा है, 100% याद कर लीजिए तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा आपके सामने दामोदर बेसिन के 4 कोयला क्षेत्रों के नाम बताना है, मतलब कोयला के जो क्षेत्र कहाँ कहाँ है उनके 4 क्षेत्रों के नाम बताना है।
तो सबसे पहले है रानीगंज कोयला क्षेत्र। क्या है प्यारे बच्चों? रानीगंज कोयला क्षेत्र। दूसरा पॉइंट में जो है झारखंड का झरिया कोयला क्षेत्र। झारखंड में बहुत है। झारखंड का गिरिडीह कोयला क्षेत्र। चौथा पॉइंट में है बोकारो जो है झारखंड में ही है, झरिया कोयला बोकारो, ठीक है। और पांचवा पॉइंट में आप लिख सकते हैं सिंगरौली। कौन सा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? सिंगरौली। सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां का भी आप अच्छे खासे लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न आप खैर 100% याद कर ही लीजिएगा, तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आने का चांस आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में 100% है तो है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि दामोदरी बेसिन के 4 कोयला क्षेत्र का नाम बताइए, तो आप रानीगंज, झरिया और गिरिडीह, बोकारो, सिंगरौली, 4-5 क्षेत्रों के नाम बता के आप क्या कर सकते हैं? 2 नंबर अच्छे से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्योंकि उम्मीद है कि आपको अच्छे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। कि नव निश्चयवाद क्या है? नव निश्चयवाद क्या है प्यारे बच्चों? तो यह विचारधारा नियतिवाद व संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। क्या करती है प्यारे बच्चों? यह विचारधारा जो है नियतिवाद व संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। इस विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, परंतु प्राकृतिक नियमों का पालन करके मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके प्रवर्तक जो है ग्रेफी टेलर है। सबसे पहले आपको पूछेगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा कि नव नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आप बताइएगा ग्रेफी टेलर। कौन है? ग्रेफी टेलर। और इसका जो अर्थ है प्यारे बच्चों क्या है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ना ही प्रकृति पर मानव का अधिकार है और ना ही मानव जो है प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यही कहा गया। फिर से हम एक बार उत्तर देख लेते हैं। कहा क्या जा रहा है कि यह विचारधारा नियतिवाद व संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। इस विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है, मतलब कहा जा रहा है कि प्राकृतिक का मानव पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। प्रकृति जो चाहे वह मानव को नहीं कर सकता है, और न ही मानव जो है प्राकृतिक पर विजय प्राप्त कर सकता है, परंतु प्राकृतिक नियमों के चलते क्या कर सकता है? वो प्राकृतिक पर विजय प्राप्त कर सकता है, जिसके लेखक कौन है? ग्रेफी टेलर है। ठीक है, आप सेट 3 लाएंगे, जरूर आप सब एक बार कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। आप सबका एक छोटा सा कमेंट जो है मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देता है कि चलो और बनाते हैं वीडियो। अब खैर हम बता देते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा खासकर आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, खैर ये प्रश्न आपके लिए VVI हो सकता है। ठीक है, क्या है? VVI प्रश्न है। ये जो प्रश्न है आपके लिए MVVI प्रश्न है। जो क्या है? ये MVVI प्रश्न, याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न जो है भूगोल से आप क्या समझते हैं, VVI बता ही दिए हैं। यहाँ पर जो आपके 4 जो है कोयला से, ये भी आपके लिए MVVI हो सकता है। क्या है? MVVI है। ठीक है, आगे बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग, ये भी छोटा मोटा चिकित्सा पर्यटन। हाँ, ये थोड़ा सा VVI हो सकता है प्यारे बच्चों, ये VVI, क्योंकि ये 2011 के जनसंख्या के अनुसार ज्यादा खासकर ऑब्जेक्टिव में पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं जीवन निर्वाह कृषि, ये स्थानांतरित कृषि, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खैर ये हो सके तो एक बार और आप रिवीजन के लिए पढ़ लीजिए। क्या कीजिए? एक बार और ये वाला प्रश्न तो आप 100% याद कर ही लीजिएगा, तो कर ही लीजिएगा कैसे भी। राइट, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है अंतरराष्ट्रीय ये नहीं पूछेगा ज्यादा खास चांस है। हाँ, लेकिन ये भारत में घटते जल संसाधन हो गया, या घटते लिंगानुपात के बारे में पूछेगा कि भारत में घटते लिंगानुपात के क्या कारण है, जल संसाधन के क्या कारण है, तो आप ये सब बता सकते हैं। तो आपने ये जल के बारे में तो जल बता दीजिए। इसी तरह से आप पूछेगा, क्या पूछेगा? घटते लिंगानुपात में भ्रूण हत्या, आप कर सकते हैं दहेज प्रथा, और भी जो आपको लगे वो सब आप लिख सकते हैं घटते लिंगानुपात के। सामूहिक कृषि कोई खास करके नहीं है। यहाँ पर भारतीय रेल की समस्या, ये भी 100% आने का चांस है, बट आप इसे जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आज का क्लास जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो एक बार जरूर वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। सेट 3 ला रहे हैं। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।